Hi guys, this is Ishan. Welcome to the session 3 of Venn diagram and lecture 3 of logical reasoning. So इस के लेक्चर में हम काफी सारे एडवांस क्वेश्चन करेंगे. ओके ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा. एंड अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं किए तो प्लीज उन्हें जाके कर लेना, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा. और वैसे भी कैट एग्जाम में कुछ ज्यादा टाइम नहीं बचा है और बेसिक टू एडवांस कराने में टाइम लगेगा. तो प्लीज आप सारे लेक्चर्स को देखें ध्यान से, तब इस लेक्चर पे आए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा. ओके एंड अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे लिए इन वीडियोस को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है काफी. एंड आपका एक सब्सक्राइब ही मैं मांग रहा हूँ, प्लीज उसे सब्सक्राइब चैनल के मतलब सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना. ठीक है, ओके एंड शेयर इट विद दोस्त जो ये सब मतलब इसकी लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा. ओके ये क्वेश्चन कैट 2023 में आया हुआ है. ओके सो हम करते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए. न्यू एज कंसल्टेंट्स हैव थ्री कंसल्टेंट्स ज्ञानी, मेधा एंड बुद्धि. द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय ज्ञानी एंड बुद्धि इंडिविजुअली इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन विच मेधा इज इन्वॉल्व्ड. All three consultants are involved together in 6 projects. Jnani works with Medha in 14 projects. Buddhi has 2 projects with Medha but without Jnani, and 3 projects with Jnani but without Medha. The total number of projects for new age consultant is one less than the twice the number of projects in which more than one consultant is involved. Okay, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा. तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये 3 वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो हम 3 वेन डायग्राम बना लेते हैं. ज्ञानी, मेधा एंड बुद्धि. ठीक है, ज्ञानी, मेधा एंड बुद्धि. तो क्वेश्चन में क्या देखा है, ऑल द 3 कंसल्टेंट्स आर इन्वॉल्व टुगेदर इन 6 प्रोजेक्ट्स. सो बीच वाली की वैल्यू कितनी हो गई, 6. ओके, ज्ञानी वर्क्स विद मेधा इन 14 प्रोजेक्ट्स, तो इस पूरे की वैल्यू 14 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8. ओके अब आगे इसमें क्या दे रखा है, Buddhi has 2 projects with Medha but without Jnani and 3 projects with Jnani but without Medha. So Buddhi has 2 projects with Medha but without Jnani. तो ज्ञानी वाले पार्ट को हटा दो, तो यहाँ पे कितना जाएगा 2. ठीक है, and 3 projects with Jnani but without Medha. तो मेधा को हटा दो तो यहाँ कितना जाएगा 3. ठीक है, ओके अब हमको क्वेश्चन में और क्या दे रखा है जो अब इसमें हमें निकालना है. सो पहला पार्ट पढ़िए क्वेश्चन का, यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स handled by Jnani and Buddhi is equal to the number of projects in which Medha is involved. So हम मान लेते हैं इसके प्रोजेक्ट X हैं, इसके Y हैं, इसके Z हैं. तो the sum of the number of projects handled by Jnani and Buddhi X plus Y handled by Jnani is equal to the number of projects in which Medha is involved. So Medha किन किन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, एक तो Z उसके इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हो गए, बाकी वो इन्वॉल्व किस किस में, 8 6 14 2 16. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये वाली हो गई. ओके अब हमसे क्या बोला है उसमें लास्ट में देखिए क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर न्यू एज कंसल्टेंट इज वन लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन विच मोर देन वन कंसल्टेंट इज इन्वॉल्व. अब ये लाइन हमसे क्या कह रही है, ये लाइन हमसे कह रही है कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है ना, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है उसको निकाल लेते हैं. x प्लस वाई प्लस जेड, 8 6 14 2 16 3 19. ठीक है, 19 इज वन लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन विच मोर देन वन कंसल्टेंट इज इन्वॉल्व. उन प्रोजेक्ट्स का ट्वाइस जिसमें एक से ज्यादा कंसल्टेंट इन्वॉल्व है. तो एक से ज्यादा कंसल्टेंट इनमें इन्वॉल्व है, तो कितने हो गए, 8 6 14 2 16 3 19. ठीक है, 19 का दुगना इज ट्वाइस द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड लेस देन 1. ये कह रहा है ये सेंटेंस. ठीक है, तो यहां से आप ये बोल देंगे x प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है, 38 माइनस 1 माइनस 19. सो x प्लस वाई प्लस जेड यहां से आ जाएगा 18. ठीक है, यहां से x प्लस वाई की वैल्यू उठा के रख दो, z प्लस 16 प्लस जेड इक्वल्स टू कितना जाएगा 2. सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड कितना जाएगा, यहाँ पे 18 आया था. ठीक है, तो 2z इक्वल्स टू 2, तो z इक्वल्स टू 1. ठीक है, और यहां से x प्लस वाई में z 1 रख दो, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 17. ओके, आई होप यू गॉट दिस. x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास, 17 आ गया. सो हम यहां से ये बता सकते हैं कि z की वैल्यू तो 1 है, बट आप x और y की वैल्यू इंडिविजुअली नहीं निकाल पाएंगे, उसमें बहुत उसको आप कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं आएगी.
ठीक है। सो हम जो डाटा दे रखा था उससे बस z की वैल्यू निकल पाई है और x प्लस वाई की वैल्यू निकल पाई है। अब x प्लस वाई को कैसे निकालेंगे बताइए, आ सकता है x प्लस वाई? नहीं आ सकता ना। ओके, सो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन विच ज्ञानी अलोन इज इन्वॉल्व्ड। सो हमसे x की वैल्यू पूछी है जो कि नहीं निकल सकती। ठीक है, अब आप इसमें देखें, इसमें डी ऑप्शन दे रखा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूनिकली, तो इसका आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन विच मेधा अलोन इज इन्वॉल्व्ड। मेधा अलोन किन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व्ड है, जैसे z दैट इज इक्वल्स टू 1, सो इसका आंसर आ जाएगा यूनिक्वली इक्वल्स टू 1। ओके, सो फर्स्ट का आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दूसरे का आंसर है यूनिक्वली इक्वल टू 1। सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। ओके, थोड़ी लैंग्वेज का ही गेम था, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। In a group of 80 employees, the number of employees who are engineer is twice to that of the employees who are MBAs, and the number of employees who are not engineer is 32, and that of those who are not MBA is 56, and the number of employees who are both engineer and MBA is twice to that of the employees who are only MBAs. So हमसे पूछा है how many people are neither engineer nor MBA. Okay, so इसका आंसर 24 है, खुद ट्राई करो करने का। ठीक है, आंसर आता है तो बढ़िया बात है, नहीं होता है तो भी कोई निराश होने की बात नहीं है, हम बोर्ड पे करने वाले हैं। ओके, सो आपको ये क्वेश्चन देख के पता तो लग गया होगा कि ये 2 वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 2 वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ये एमबीए वाले हो गए, ये इंजीनियर वाले हो गए। ओके, और हमसे पूछा गया है कि जो नन वाले, तो नन वाले बाहर आते हैं, हमसे नन वाले पूछे हैं। ठीक है, ये पूछा है हमसे। सो अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। सो पहले हमसे क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर इंजीनियर इज ट्वाइस टू दैट ऑफ द एम्प्लॉयज हु आर एमबीएज। ओके, तो सबसे पहले हम इसको x सजेस्ट कर लेते हैं, इसको y, इसको z, और हमसे नन पूछा है तो इसको k सजेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर इंजीनियर्स, y प्लस z इंजीनियर है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर इंजीनियर that is y plus z is twice to that of the employees who are MBAs. MBA कौन कौन है, ये x and y, इसका twice। ठीक है, अब लास्ट लाइन हमसे क्या कह रही है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर बोथ इंजीनियर एंड MBA, ये वाले y वाले, is twice to that of the employees who are only MBAs। तो y की वैल्यू है क्या है, 2x। अब ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, एक ये और एक ये। अब y इक्वल्स टू 2x आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, सो 2x प्लस z इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 2x। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से z की वैल्यू आपको 4x आ जाएगी। ठीक है, z की वैल्यू यहाँ से 4x आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब z की वैल्यू 4x आ गई है। अब हमसे क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर नॉट इंजीनियर्स इज 32। इंजीनियर कौन कौन नहीं है, ठीक है, तो x वाले इंजीनियर नहीं है और k इंजीनियर नहीं है, तो x प्लस k का वैल्यू कितना दे रखा है, 32। एंड टू डेट ऑफ दोज हु आर नॉट MBA इज 56। MBA कौन कौन नहीं है, z वाले MBA नहीं है और k वाले भी MBA नहीं है, तो z प्लस k का वैल्यू कितना दे रखा है, 56। z का वैल्यू 4x है। ठीक है, यहाँ पे z का वैल्यू 4x पुट कर दो। ठीक है, x प्लस k 32, 4x प्लस k 56। ओके, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 4x प्लस k दैट इज 4 2 8, 4 3 12, माइनस कर देंगे इक्वेशंस को, 4x ये 4x प्लस k, यहाँ पे 4 क्या आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे माइनस k दैट इज माइनस 56, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3k, 8 में से 6 गए 2, 12 में से 5 गए 7, को k का वैल्यू करोगे 72/3 दैट इज 24, सो k का वैल्यू आ जाएगा 24, और यही हमसे पूछा गया है। सो k का वैल्यू क्या है, 24, जो ना कि इंजीनियर है ना कि MBA। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा लैंग्वेज का ही गेम था, लैंग्वेज समझने पे थोड़ी मेहनत करो। ओके, वो कैब इंप्रूव करो।
उससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब. ओके, सो अब हम अपना अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उन सेट ऑफ क्वेश्चंस को करने से पहले हमको अपना अब अगला कॉन्सेप्ट देखना है, दैट इज 4 वेरिएबल वेन डायग्राम वाला. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है. ठीक है, 4 वेरिएबल्स वेन डायग्राम इसी वाले कॉन्सेप्ट से होंगे. सो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, अब तक हमने 2 वेरिएबल वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन करे, 3 वेरिएबल वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन करे, लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है इसके बाद जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो आपको इसी कॉन्सेप्ट से होगा. ठीक है, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. ठीक है, मैं आपको ये पूरा सब कुछ समझाऊंगा अच्छे से. आपकी स्क्रीन पे एक पूरा टेबल सा आ जाएगा. ठीक है, आप उसको रीड आउट करना. ठीक है, इसको समझने के बाद और एक ऐसा डायग्राम सा भी आ जाएगा. तो ये है क्या? ओके, हम इसको समझते हैं. सो इट्स अ कॉन्सेप्ट टू स्टडी 4 वेरिएबल वेन डायग्राम. ओके, सो सबसे पहले मान लीजिए ये ए का सेक्शन है. ए, ठीक है, ये ए का सेक्शन हो गया. मैंने पहले से बना लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. तो आप इसको बना लेना, बहुत इजी है. ऐसे पहले बॉक्स बनाना, 3 लाइन खींचना, फिर एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल और एक सेमी सर्कल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो सबसे पहले इसमें ए वाला सेक्शन है पूरा. मैं आपको बता देता हूं क्या क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं. ये पूरा ए वाला सेक्शन है. ठीक है, ये पूरा बी वाला सेक्शन है. ठीक है, ये पूरा सी वाला सेक्शन है. ठीक है, और ये पूरा डी वाला सेक्शन है, और ये नन वाले बाहर आ गए. ठीक है, ये मान लीजिए कोई 4 वेरिएबल वेन डायग्राम है. ए इन वर्क में इन्वॉल्व है, ए ई जी के एन ओ आई एम. बी किस किस वर्क में इन्वॉल्व है, ई के ओ एम बी एच एल जे. ठीक है, सी किन 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 वर्क में इन्वॉल्व है, जी के एच सी एन ओ एन एल एफ. ठीक है, और डी किस वर्क में इन्वॉल्व है, एन ओ एल एफ आई एम जे डी. अब आप सोच रहे होंगे बहुत कंफ्यूजिंग है. अब कंफ्यूजिंग तो है. ठीक है, इसको पूरा समराइज करने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जो कि मतलब अगर आप इसको बिल्कुल एज सच मतलब याद नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा. ठीक है, इजी हो जाएगा, बट पहले ये समझना होगा. ओके, तो सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा हेयर आर ए बी सी एंड डी आर 4 डिफरेंट सेट्स ऑन द वेरियस रीजंस कैन बी रेफर्ड टू एज बिलो. ठीक है, ए इन वर्क में इन्वॉल्व है, डी दे रखा है इसमें ए ई जी एच के एन ओ आई एम. ठीक है, ऐसे ही बी का दे रखा है, ऐसे ही सी का दे रखा है, और ऐसे ही डी का दे रखा है. तो एग्जैक्टली जिस ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें खाली ए इन्वॉल्व है. ठीक, इसमें सिर्फ ये ए, क्योंकि अगर इसको गिनेंगे ना तो इसमें बी भी इन्वॉल्व है. आप देखिए सेमी सर्कल में बी भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, तो एग्जैक्टली ए. ठीक है, ये वाला हो गया. नाउ एग्जैक्टली बी किस में इन्वॉल्व है, स्मॉल बी. एग्जैक्टली सी किस में इन्वॉल्व है, स्मॉल सी. एग्जैक्टली डी किस में इन्वॉल्व है, और स्मॉल डी. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं जो नीचे लिखा है. ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसमें खाली ए एंड बी इन्वॉल्व है. ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसमें खाली ए एंड बी इन्वॉल्व है. ठीक है, तो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको बीच वाला, इसमें सेमी सर्कल में ए वाले भी आ रहे हैं और बी वाले भी आ रहे हैं, जिसमें ए और बी दोनों इन्वॉल्व है. ए एंड बी दोनों में इन्वॉल्व है, तो क्या होगा, ई के ओ एम. ठीक है, ई के ओ एम, इसमें ए एंड बी दोनों इन्वॉल्व है. ऐसा कौन सा काम है जिसमें ए और सी दोनों इन्वॉल्व है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें ए और सी दोनों इन्वॉल्व है, बताओ. कौन सा हो सकता है. सबसे पहले ए का ये सेक्शन देखते हैं, ये वाला, फिर सी वाला सेक्शन देखते हैं. अगर इधर जाएंगे तो बी वाले भी आ जाएंगे. तो जी के ओ एन, जिसमें ए एंड सी इन्वॉल्व है. ठीक है, जी के ओ एन. ओके, ऐसा कौन सा काम है जिसमें ए एंड डी दोनों इन्वॉल्व है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें ए एंड डी दोनों इन्वॉल्व है. तो ए का सेक्शन ये हो गया, ए का सेक्शन ये हो गया, डी का सेक्शन ये हो गया, डी का सेक्शन हो गया. इधर जाएंगे बी का सेक्शन आ जाएगा. तो ये चारों हो गए ना ए एंड डी वाले, ए एंड डी वाले एन ओ आई एम. ठीक है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें बी और सी दोनों इन्वॉल्व है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें बी और सी दोनों इन्वॉल्व है, बताओ कौन सा हो सकता है. सबसे पहले बी का लाइन खींचो, बी सी, बी वाला पार्ट यहां पे, तो के एच ओ एल. ठीक है, के एच ओ एल, इसमें केवल बी एंड सी इन्वॉल्व है. ठीक है, के एच ओ एल. ठीक है, आपने आपसे कॉमन लगा लेना, मैं सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूं. ऐसा कौन सा काम है जिसमें बी और डी दोनों इन्वॉल्व, तो बी वाला खींचो, बी वाला ये, और डी वाला पार्ट ये हो गया. सो ओ एल एम जे, क्या यही नहीं होगा,
बी एंड डी, कौन सा, ओ एल एम जे, ठीक है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें सी और डी दोनों इन्वॉल्व है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें सी और डी दोनों इन्वॉल्व है। सी, सबसे पहले सी वाला लाइन खींचो, डी वाला लाइन खींचो, तो ये बीच वाले पार्ट आ गए ना, एन ओ एल एफ, सी एंड डी वाले एन ओ एल एफ। आई होप यू गॉट दिस। सो अब हम आते हैं, ऐसा कौन सा काम है जिसमें खाली ए एंड बी इन्वॉल्व है। ए एंड बी किसमें इन्वॉल्व है, ए एंड बी, खाली ए एंड बी इन्वॉल्व है। ई, ऐसा कौन सा काम है जिसमें खाली सी एंड डी इन्वॉल्व है, दैट इज एफ। ओके, ऐसा कौन सा काम है जिसमें खाली ए एंड सी इन्वॉल्व है, ए एंड सी, खाली ए एंड सी इन्वॉल्व है। ए वाला लाइन खींचो, ठीक है, सी वाला लाइन खींचो, जी आ गया। अगर इधर जाएंगे तो इसमें डी भी आ जाएगा, तो इसका क्या आंसर होगा, ए एंड सी वाले का जी, खाली जी। ओके, सो नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें ए एंड डी इन्वॉल्व है, खाली खाली ए एंड डी इन्वॉल्व है। ए डी, ऊपर जाएंगे सी का पार्ट भी आ जाएगा एन, सो आई इज द ओनली पार्ट जिसमें खाली ए एंड डी इन्वॉल्व है। आप देखो ध्यान से, ए एंड डी, ठीक है, तो ये ऊपर वाली लाइन सी की है, तो आई आएगा ना इसमें, खोली ए एंड डी किसमें इन्वॉल्व है, ए एंड डी केवल आई में इन्वॉल्व है। ओके, अब आएगा, ऐसा कौन सा काम है जिसमें खाली बी एंड सी इन्वॉल्व है। सो बी की लाइन खींचो, बी और सी ही, ठीक है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें खाली बी एंड सी इन्वॉल्व है, बी की लाइन खींची और सी की लाइन खींची, ठीक। सो एच होगा या एल होगा, बताओ मुझे। एल करेंगे तो डी भी आ जाएगा, ठीक है। सो एच होगा इसका आंसर, जिसमें खाली बी एंड सी इन्वॉल्व है, दैट इज एच। ओके, ऐसा कौन सा काम है जिसमें खाली बी और डी इन्वॉल्व है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें खाली बी एंड डी इन्वॉल्व है, बी ये रहा, डी ये रहा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा काम जिसमें खाली बी एंड डी इन्वॉल्व है, तो बी की लाइन खींचो, बी और डी, क्या एम होगा, एम होगा क्या या जे होगा, आपकी स्क्रीन पे बताओ देख के, जे, बी एंड डी जे में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इससे ऊपर वाला पार्ट करेंगे तो इसमें सी भी आ जाएगा ना, सी भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर एम वाले को होंगे तो इसमें ए वाला सेक्शन भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें ए भी है। ये देखो, हमने बोला है ऐसा कौन सा काम है जिसमें बी और डी इन्वॉल्व है, तो बी ये रहा, ठीक है, डी ये रहा, तो ये जे वाला पार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ बी भी है और वो भी है, डी भी है, यहाँ पे सी आ जाएगा और एम में जाएंगे तो ए भी आ जाएगा, तो दैट इज द रीजन। और सी एंड डी वाला हम बता ही चुके हैं, और ऐसा कौन सा काम है जो सी एंड डी, दैट इज एफ, बीच वाला ये वाला पार्ट, ठीक। सो एग्जैक्टली कौन कौन सी जगह है ऐसी जहां पे दो दो लोग इन्वॉल्व है काम में, दैट इज ई एफ एंड ई एफ जी, ई एफ जी एच और आई जे, ई एफ जी एच। इसका ना बाद में आपको वो एक नॉर्मल सा डायग्राम बना के बता दूंगा कि आपको इसको याद कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें दो इन्वॉल्व है, इसमें तीन इन्वॉल्व है, ठीक है। अब हम करते हैं, ऐसा कौन सा काम है जिसमें तीन लोग इन्वॉल्व है, ए बी एंड सी। ऐसा कौन सा काम है जिसमें तीन लोग इन्वॉल्व है, ए बी और सी किस किस काम में इन्वॉल्व है, बताओ मुझे। ये अब इसमें थोड़ा ध्यान देना है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें ए बी और सी तीनों इन्वॉल्व हैं। ए की लाइन खींचो, ए बी एंड सी, तीनों आ रहे हैं, ए बी एंड सी, दैट इज के एंड ओ, ठीक है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें बी सी और डी दोनों इन्वॉल्व है, दैट इज ओ, क्या कहते हैं ये वाला, ओ एन एल। जब समझ में ना आए ना तो लाइन खींच लिया करो, ओ एंड एल ऐसे, मतलब अपने आप यूं, तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, खुद ऐसे बैठ के जब लाइन खींचोगे ना तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी। ऐसा कौन सा काम है जिसमें ए बी एंड डी इन्वॉल्व है, ए बी एंड डी, ए ये हो गया, बी ये हो गया और डी ये हो गया, ठीक है। ए बी डी इन्वॉल्व है, तो ए बी एंड डी, दैट इज ओ एंड एम, ठीक है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें ए सी डी इन्वॉल्व है, ए सी डी, ए सी, ठीक है, ए सॉरी ए सी और डी, ठीक है, दैट इज एन एन ओ, ए सी
D, that is N and O. I hope you got this. Okay. So अब हमें बताना है ऐसा कौन सा काम है जिसमें A, B and C इन्वॉल्व है, खाली A, B and C, A, B and C, that is K, exactly one set वाले। ऐसा कौन सा काम जिसमें खाली A, B and C इन्वॉल्व है, कोई भी इन्वॉल्व नहीं, तो लाइन खींच लो A, B and C। इधर जाएंगे H में, ठीक है, इधर जाएंगे H में, तो इसमें B आ जाएगा, A नहीं आएगा, ठीक है। तो K एक ऐसा पार्ट है जिसमें A, B, C इन्वॉल्व है, ठीक है, एग्जैक्टली वन। ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें B, C एंड D इन्वॉल्व है, B, C एंड D, ठीक है। ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें तीनों इन्वॉल्व है, खाली एक काम होना चाहिए, वो B, C एंड D, ठीक है, B, C एंड D, दैट इज L। ओके, इधर भी जाओगे तो इधर ही आ जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई इस पार्ट से इधर उधर करोगे तो खाली हमें बताना है। तो B, C और D में इन्वॉल्व है L। ओके, सो गाइस मैंने आपको बता दिया था, बीच में वीडियो कट गई थी, मैं पढ़ाता चला गया। सो बताता हूँ मैं क्या बता रहा था। सो ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें B, C एंड D इन्वॉल्व है। सो B ये रहा, C ये रहा और D ये रहा, ठीक है। हम कोई भी पार्ट इधर उधर करेंगे तो उसमें एक पार्ट इंक्लूड होगा। जैसे मान लो O को ले लेते हैं तो उसमें ये भी आ जाएगा, हमें खाली B बताना है, C बताना है और D बताना है, तो दैट इज L। ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें A, B एंड C इन्वॉल्व है, A, B एंड C, ठीक है, दैट इज K। ओके, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें खाली A, B एंड D इन्वॉल्व है, दैट इज A, B एंड D, ठीक है। देखो M, ठीक है, इधर I में ले जाएंगे तो इसमें फिर D नहीं आएगा, तो इसलिए M ऐसा पार्ट है जिसमें A भी इन्वॉल्व है, B भी इन्वॉल्व है और D भी इन्वॉल्व है। ऊपर जाएंगे तो C भी आ जाएगा, तो इसलिए M होगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें खाली A, C एंड D इन्वॉल्व है, ठीक है, A लाइन खींच लो, C, ठीक है, और D, ठीक, दैट इज N, ठीक। अगर हम इधर जाएंगे O में तो इसमें B आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर होगा N। अब ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें चारों लोग इन्वॉल्व हैं, वो बताओ आप, ठीक है। क्या कौन सा हो सकता है जिसमें चारों लोग इन्वॉल्व हैं? ऑब्वियसली बीच वाला O, दैट इज A में भी आ रहा है, B में भी आ रहा है, C में भी आ रहा है और D में भी आ रहा है, तो A, B, C, D में चारों लोग इन्वॉल्व हैं। सो ये कॉन्सेप्ट है 4 वेरिएबल ऑफ वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे अब नेक्स्ट वाले, जिसमें हम 4 वेरिएबल वेन डायग्राम वाले इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, अभी आपको ये समझने की जरूरत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा देखो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया ना, फिर क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसे कॉपी में बनाने की खुद कोशिश करना, ठीक है, और आपकी स्क्रीन पे जो पीडीएफ और टाइप फॉर्म में कुछ आ रहा है उसको रीड आउट करना अच्छे से और फिर इसको समझने की कोशिश करना। ओके, सो अब मैं इसको मिटा के एक प्रॉपर एक क्या कहते हैं शॉर्ट समराइज फॉर्म इस डायग्राम की आप लोगों को देने वाला हूं। हो सके तो ये ना हो तो उसे जरूर मतलब मेमोराइज कर लेना कि किसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ओके, सो मैं उसको बनाता हूं। सो आई होप यू गॉट दिस। मैं उस डायग्राम बनाता हूं उसको मिटा के। ओके, सो गाइस जो हमने इससे पहले ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना 4 वेरिएबल वेन डायग्राम, उसकी समराइज फॉर्म ये रही, ये मैंने खुद बनाई है, इजी टू रिमेम्बर है। जो वाला रेड सेक्शन से लिखा हुआ है ना जो पार्ट, उसमें खाली एक एक इंसान इन्वॉल्व है, और जो यहाँ ब्लू कलर से 2 2 लिखा हुआ है वहां पे 2 2 लोग इन्वॉल्व है, और जहाँ पे ग्रीन कलर से लिखा हुआ है वहां पे 3 3 लोग इन्वॉल्व है, और जहाँ पे बीच वाला है 4 यहाँ पे 4 लोग इन्वॉल्व है। तो इससे पहले वाले वेन डायग्राम में हमने देखा कि कैसे किस किस में कैसे कितने कितने लोग इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एग्जैक्टली समराइज फॉर्म कि कहाँ पे 2 है, कहाँ पे 3 है, कहाँ पे 4 है, कहाँ पे 1 है। तो अगर वो ना हो तो इससे जरूर समझने की कोशिश करना उस क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को, 4 वेरिएबल वेन डायग्राम को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे अपनी कॉपी में बना लो। ओके, सो अब हम इसके बाद अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो उस कॉन्सेप्ट को पहले अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा एक बार फिर से देख लो और फिर क्वेश्चन की तरफ आना, ताकि क्वेश्चन अच्छे से हो पाए। क्वेश्चन होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस 4 वेरिएबल वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है, और मैंने पहले से ही बना के रखा है ये डायग्राम ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो हम इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, आप खुद ट्राई करो करने का, नहीं होता है तो बोर्ड पे देखना। सो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, इन द ईयर 2002 100 CAT aspirants appeared in CAT, that is common admission test for MBA, in some prestigious institutions. They had to show their competency in all the following 4 areas: viz math,
data interpretation, logical reasoning and English. Number of aspirants who had qualified in maths, that is 55. Number of aspirants who had qualified LR is 38. Number of aspirants who had qualified maths and English is 30. Number of aspirants who had qualified LR and in English is 15. Number of aspirants who had qualified maths and LR is 20. Number of aspirants who had qualified maths, LR and English is 5. Number of aspirants who had qualified DI is 22. Number of aspirants who had qualified DI and LR is 5. Number of aspirants who had qualified DI and maths is 5. Number of aspirants who had qualified DI maths and LR is 5. Number of aspirants who had qualified in English is 50. Number of aspirants who qualified English could not qualify DI section. अब मैं क्वेश्चन क्यों पढ़ता हूं? क्वेश्चन पढ़ने से ना, आप अगर मैं बोलता रहूंगा क्वेश्चन को रीड आउट करोगे तो आपको क्वेश्चन को समझने में भी आसानी होगी और मेरे साथ पढ़ोगे तो ओके, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं. अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा है नंबर ऑफ एस्पायरेंट हु हैड क्वालिफाइड ओनली इन डीआई सेक्शंस एंड नंबर ऑफ एस्पायरेंट हु हैड क्वालिफाइड इन ओनली मैथ्स एंड एलआर सेक्शंस. Find the number of aspirant who had qualified in at least 2 sections out of 4 sections. And last हमसे पूछा है find the number of aspirants who had qualified none of the sections. So ये क्वेश्चन 4 वेरिएबल वेन डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट से होगा. खुद ट्राई करो, नहीं होता है तो बोर्ड पे हम करते हैं अब. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. हमसे बोला है, सबसे पहले नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको. नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हु हैड क्वालिफाइड इंग्लिश कुड नॉट क्वालिफाई डीआई सेक्शन. सो इंग्लिश वाला पार्ट ये रहा, ठीक है, और डीआई वाला पार्ट ये रहा. सो इन लोगों ने इंग्लिश क्वालिफाई किया बट डीआई क्वालिफाई नहीं किया है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा. ओके, ये 0 आ जाएंगे. ठीक, अगला हमसे क्या बोला है? नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हु हैड क्वालिफाइड इंग्लिश इज 50. सो इस पूरे इंग्लिश की वैल्यू 50 है. ओके, अब अगला हमसे क्या बोला है? नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हु हैड क्वालिफाइड डीआई मैथ्स एंड एलआर इज 5. सो डीआई मैथ्स एंड एलआर, ठीक, डीआई मैथ्स एंड एलआर, सो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5. ओके, नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स, इससे ऊपर हमें क्या बोला है? नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हु हैड क्वालिफाइड डीआई एंड मैथ्स इज 5. डीआई एंड मैथ्स इज 5. सो डीआई एंड मैथ्स दैट इज 5 ऑलरेडी. ओनली डीआई मैथ्स एंड 5 बोला होता तो यहां पे आता 5, लेकिन ऑलरेडी हमको 5 बोला हुआ है. सो डीआई और मैथ्स का पूरा सेक्शन 5 है और ऑलरेडी यहाँ पे 5 है, तो बचे हुए 0 है. ठीक है, ओनली डीआई मैथ्स तो यहाँ पे 5 लिखते हैं हम. ठीक है, अब अगला क्या बोला है? नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हु हैड क्वालिफाइड इन डीआई एंड एलआर इज 5. डीआई एंड एलआर, ओके, डीआई एंड एलआर, ठीक है, सिर्फ डीआई, नंबर ऑफ एस्पायरेंट क्वालिफाइड डीआई एंड एलआर इज 5. सो ये भी कितना हो जाएगा? 0. ठीक है, नंबर ऑफ एस्पायरेंट हु हैड क्वालिफाइड इन डीआई इज 22. सो टोटल डीआई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 22. सो डीआई का पूरा बॉक्स भर चुका है, 5 यहां पे हैं, तो बचे हुए कितने होंगे? 17. ओके, अब अगला हमसे क्या बोला है? नंबर ऑफ एस्पायरेंट हु हैड क्वालिफाइड मैथ्स, एलआर एंड इंग्लिश. मैथ्स, एलआर एंड इंग्लिश, ये मैथ्स वाला सेक्शन हो गया, ये एलआर वाला सेक्शन हो गया, ये इंग्लिश वाला सेक्शन हो गया. सो मैथ्स, एलआर एंड इंग्लिश, मैथ्स, एलआर एंड इंग्लिश. नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हु हैड क्वालिफाइड इन मैथ्स, एलआर एंड इंग्लिश इज 5. सो 5 यहां पे आएगा. ओके, अब अगला हमसे क्या बोला है? नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हु हैड क्वालिफाइड मैथ्स एंड एलआर इज 20. मैथ्स एंड एलआर इज 20. मैथ्स और एलआर वाले टोटल 20 हैं. सो ये 5 और 5 10 हो गए, तो बचे कितने? 10. टोटल 20 थे, तो यहाँ पे आएगा 10. ठीक, अब हमसे क्या बोला है? नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हु हैड क्वालिफाइड एलआर एंड इंग्लिश इज 15. एलआर एंड इंग्लिश वाले 15 है, एलआर एंड इंग्लिश वाले 15 है. सो ये पूरा सेक्शन ये वाला ये 15 है, तो 5 यहाँ पे, तो बचे कितने? यहाँ 10 आ जाएगा. ठीक, number of aspirants who had qualified maths and English is 30. number of aspirants who had qualified maths and English is 30. maths and English वाले कौन से हैं? ये वाला सेक्शन 30 है. सो ये 5 है, तो ये बच्चे कितने होंगे? 25. ओके, number of aspirants who had qualified LR is 38. इस पूरे की वैल्यू 38 है. ठीक है, 5 और 5 10 20. ठीक है, 20 प्लस 10 30. ठीक है, 30 माइनस 38 दैट इज 8. यहाँ पे 8 बचेंगे खाली. ओके, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड क्वालिफाइड इन मैथ्स इज 55. तो टोटल वाले मैथ्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 55. इसमें से ये टोटल में से माइनस कर लेना. ठीक है, सो बचा हुआ हमारे पास कितना आ जाएगा? 25 और 5 30. 30 और सॉरी नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हु हैड क्वालिफाइड इन मैथ्स इज 55. हाँ, मैथ्स में टोटल वाली 55 है, तो 25 और 5 30. 30 और 4
30 और 40, 40 और 45, 45 में से 55, दैट इज यहाँ पे बचे 10। ओके, सो यहाँ पे इसकी टोटल वैल्यू में कितनी दे रखी थी 50, तो यहाँ पे भी इसको आप माइनस कर लेना, दैट इज 25 और 5 30 और 40 और ये बचा 10। सो आपने देखा कि हमारी पूरे सब सेक्शंस की वैल्यू आ चुकी है। यही आपको निकालना है 4 वेरिएबल वेन डायग्राम में। ये आ जाएगा तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो हम क्वेश्चन आराम से करते हैं, तो पीस ऑफ केक है क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि सारी चीजें हमारे सामने। सो क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हु हैड क्वालिफाइड इन ओनली डीआई सेक्शन, ओनली डीआई वाले ये हो गए, तो फर्स्ट का आंसर 17। दूसरा हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हु हैड क्वालिफाइड इन ओनली मैथ्स एंड एलआर, ओनली मैथ्स एंड एलआर, ओनली वर्ड शब्द का यूज किया, ध्यान देना। मैथ्स एंड एलआर वाले तो ये है, अगर सिर्फ मैथ्स एंड एलआर बोला होता, ओनली नहीं बोला, क्वालिफाइड इन मैथ्स एंड एलआर, 5 और 5 10 और 20, इसका आंसर 20 होता। लेकिन हमसे बोला है ओनली मैथ्स एंड एलआर, क्योंकि हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इंग्लिश वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इधर जाएंगे तो डीआई वाले भी आ जाएंगे। सो ओनली मैथ्स एंड एलआर, ओनली मैथ्स एंड एलआर। सो सेकंड का आंसर दैट इज हमारा हो गया 10, सेकंड का आंसर 10 हो गया। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हु हैड क्वालिफाइड इन एटलीस्ट 2 सेक्शंस आउट ऑफ 4 सेक्शंस, मतलब मिनिमम 2 सेक्शन उन्होंने क्वालिफाई करे। तो सिंगल सिंगल सेक्शन वालों को हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, और बाकी सबको प्लस कर लो, बाकी सबको प्लस कर लो। 10 20, 20 और 20 और 45, 45 और 10 55। सो थर्ड का आंसर हो गया, थर्ड इज 55, 55 आंसर होगा थर्ड का। ओके, अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हु हैड क्वालिफाइड नन ऑफ द सेक्शंस। अब किसी ना किसी सेक्शन में कोई ना कोई तो कुछ क्वालिफाई, देखो मैथ्स में आपको टोटल 0 दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ने कुछ क्वालिफाई किया, यहाँ भी किसी ने कुछ ना कुछ क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया थर्ड वाले का 0, सॉरी लास्ट वाले का आंसर 0 है। ओके, नन ऑफ द सेक्शंस वाले का आंसर 0 है। ओके, सो फर्स्ट वाले का आंसर आया हमारा 17, दूसरे वाले का आंसर आया 10, थर्ड वाले का 55 एंड फोर्थ वाले का 0। सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ओके, सो अ सर्वे ऑफ फैकल्टी एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा फिल्म स्कूल revealed the following information: 51 admire Moe, 49 admire Larry, 60 admire Curly, 34 admire Moe and Larry, 32 admire Larry and Curly, and 36 admire Moe and Curly, 24 admire all of the Three Stooges, and 1 admire none of the Three Stooges. How many people were surveyed? How many admire Curly but not Larry nor Moe? How many admire Larry or Curly? How many admire exactly one of the Stooges? And how many admire exactly two of the Stooges? So ये क्वेश्चन 3 वेन डायग्राम्स वाला है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का जो मैं आपको करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश करो, इजी है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, और नहीं होता है तो बोर्ड पे करते हैं हम वही। ओके, सो मैं 3 वेन डायग्राम वाला स्ट्रक्चर बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मोई, लैरी एंड करली। सो 51 एडमायर मोई, इस पूरे का वैल्यू कितना है 51 पूरे सर्कल का। 49 एडमायर लैरी, इसका पूरे का वैल्यू कितना है 49। 60 एडमायर करली, इसका पूरे का वैल्यू कितना है 60। ठीक है, 34 एडमायर मोई एंड लैरी, इस पूरे का वैल्यू कितना है 34। ठीक, 32 एडमायर लैरी एंड करली, 32 एडमायर लैरी एंड करली, दैट इज पूरे का वैल्यू कितना है 32। 36 admire Moe and Curly, 36 admire Moe and Curly, that is 36. Okay, and 24 admire all of the Three Stooges, तो बीच का वैल्यू 24 आ गया। ठीक है, एंड 1 admire none of the Three Stooges, तो 1 वाला बाहर आ गया, none. ओके, सो अब हमसे पूछा, अब इसको पहले हम जो पूछा वो बाद में करते हैं, पहले इसके पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 34 माइनस 24 ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ऐसे ही इसमें सिर्फ मोई वाले निकाल लेना, 10 प्लस 24 प्लस 12 माइनस 51 दैट इज 5। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, 16 आ जाएगी। ओके, तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। सो हम कर लेते हैं, हाउ मेनी पीपल वर सर्वेड,
टोटल कितने पीपल सर्वेड हुए, तो इसको प्लस कर लेना पूरे 5 को प्लस कर लेना, 10 को, 24 को, 12, 8, 7, 16, ठीक है। टोटल पीपल कितने सर्वे हुए थे, उसमें ये नन वाला भी काउंट होगा, तो इनको आप सबको प्लस करोगे, दैट इज 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 12 5 6 7 दैट इज 27, 24 7 4 11, 2 2 4 और 1 5, 51 प्लस 8 दैट इज 59, दैट इज 16, 9 9 9 6 15, 5 और 1 6 1 7 75, 75 और 7 7 5 12, 7 7 7 और 1 8 और प्लस 1 दैट इज 83। तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, मैं बता देता आपको ऐसे ही। सो आपको मैं बता दिया है कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार आंसर कैसे आ गया एकदम से, सो इसलिए मैंने कैलकुलेट कर दिया। इन सबको प्लस कर लेना और इसमें नन वाले भी काउंट होंगे, ठीक है। सो सेकंड फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 83। सेकंड हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी एडमायर करली बट नॉट लैरी और मोई, तो सिर्फ करली को एडमायर करने वाले पूछे तो दैट इज 16, ठीक है, ओनली करली, नॉट लैरी और मोई को काउंट नहीं करना है। सो गाइस थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी एडमायर लैरी और करली, ठीक है, हम हाउ मेनी एडमायर लैरी और करली। सो लैरी और करली वाले ये रहे, हमें मोई से मतलब नहीं है कि उसमें मोई काउंट हो रहा है नहीं हो रहा, हमें लैरी और करली को कितने लोग एडमायर कर रहे हैं ये हमसे पूछा है, तो सिर्फ हम इनको काउंट करेंगे, मतलब मोई सिर्फ ओनली मोई वाले को काउंट नहीं करेंगे। इसमें आप बोलेंगे इसमें तो मोई और लैरी, इसमें तो करली है ही नहीं, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है लैरी और करली, लैरी एंड करली नहीं पूछा, सिर्फ लैरी एंड करली पूछा होता तो सिर्फ हम इनको काउंट करते, ठीक है, ठीक है, और ओनली लैरी एंड करली पूछा होता तो फिर हम इसको काउंट करते। हमसे पूछा लैरी और करली, तो उसमें सिर्फ 7 ये प्लस होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, क्योंकि इसमें मोई और सॉरी करली और लैरी दोनों काउंट हो रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं 10 प्लस 7 प्लस 24 प्लस 8, इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है 44, ठीक है, ये 12 आ जाएगा, 4 2 6 4 1 5, 56, इस पूरे वैल्यू की 44, 44 प्लस 10 और ये 16, एक मिनट आई एम सॉरी, ये गलत हो गया, ऐसे नहीं ऐसे नहीं सॉरी। तो हमसे पूछा है लैरी एंड करली, सो इसको प्लस कर लो, इसको प्लस कर लो, इसको, ठीक है, तो 8 7 15, 15 और 24, 15 और 24 कितने हुए, 5 4 9 39, 39 प्लस 10 दैट इज 49, 49 प्लस 12, 9 2 11, 4 और 1 5 है 61, और 61 और 16, 6 और 1 7, 77। सो थर्ड का आंसर है हमारे पास 77, जो लैरी और करली को एडमायर करते हैं। ये एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि क्या पूछा है हमें इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा है कि वो लोग बताइए जो लैरी और करली को एडमायर करते हैं, हमें मोई से मतलब नहीं है, ठीक है, हमसे सिर्फ पूछा लैरी और करली, लैरी एंड करली नहीं पूछा, लैरी और करली बोला है, तो हम इसमें ये काउंट करेंगे, ये हमें उन लोगों से मतलब है कि वो किसी और को एडमायर करते हैं नहीं करते, वी डोंट केयर, वो लैरी और करली को एडमायर कर रहे हैं क्या, हाँ ये कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर ये लैरी और मोई भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें लैरी और करली, ठीक है, दोनों इसमें लैरी भी काउंट हो रहा है, इसमें भी लैरी और करली काउंट हो रहे हैं, इसमें भी लैरी और करली काउंट हो रहे हैं, इसमें करली काउंट हो रहा है, तो ये सब प्लस होगा, इसका आंसर आएगा 77, ओके। एंड लास्ट हमने से क्या पूछा है, हाउ मेनी, सॉरी सेकंड लास्ट हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी एडमायर एग्जैक्टली वन ऑफ द स्टूजेस, वन ऑफ द स्टूजेस, सो ओनली वन किस किस को एडमायर करे, तो 5 प्लस 7 प्लस 16, ठीक है, इसको प्लस कर लेना, 7 5 12, 12 और 16 दैट इज 28 होगा, सेकंड लास्ट का आंसर। एंड हमसे पूछा है लास्ट वाला, हाउ मेनी एडमायर एग्जैक्टली टू ऑफ द स्टूजेस, सो ओनली टू वाले ये हो गए, ये हो गए और ये हो गए, सो ओनली टू वालों का आंसर कितना होगा, इनको प्लस कर लेना, कितना आएगा 10 8 18, 18 और 12 दैट इज 30। सो मैं बता देता हूं, फर्स्ट वाले का आंसर है हमारे पास दैट इज 83, ठीक है, सेकंड वाले का आंसर था 16, और थर्ड वाले का आंसर था 77, एंड फोर्थ वाले का था 28, लास्ट वाले का था 30। सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी था, 3 वेन डायग्राम वाला था, थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान दो और एंड पे, ओके। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अपनी तरफ से भी, इन क्वेश्चंस को दोबारा करने की कोशिश करो खुद से समझने के बाद, हम नेक्स्ट क्लास करते हैं वेन डायग्राम पार्ट 4 की, ओके।
सो बाय गाइज, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद दोस्त जो कि लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं. सो बाय.